नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट के 7वें अध्याय के बारे में, है ना। लगभग अपन सारे अध्याय धीरे धीरे क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं। हमने 7वां अध्याय भी शुरू कर लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था। ये अध्याय 101 से चल के कहाँ तक जाएगा, धारा 140 तक जाएगा। हम टोटल इसके अंदर 40 धाराएं पढ़ने वाले हैं। कितनी धाराएं पढ़ेंगे? 40 धाराएं पढ़ेंगे। हमने कल की क्लास के अंदर जो लास्ट क्लास हुई थी, उसके लगभग 110-11 धाराएं पढ़ चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट आगे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 110 धारा से अपन क्या करते हैं, इसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। जैसे कि हमने इससे पहली क्लासेस के अंदर देखा था, 109 के अंदर और 108 के अंदर हमने देखा था कि कर लगाया कैसे जाएगा, कर के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कर लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, है ना, कि कौन सी मीटिंग होगी, कितने लोग उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद अगर हमने कर लगा दिया तो फिर उसका निस्तारण किस हिसाब से होगा, गजट में प्रकाशन कैसे होगा, इनके बारे में अधिसूचना किस प्रकार से जारी की जाएगी, आपत्तियां कैसे दर्ज की जाएगी, है ना। 108 और 109 धारा आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। तो वो एक प्रोसीजर था टैक्स लगाने का। अब इसके अंदर 111 110 नंबर धारा क्या बता रही है आपको कि अगर मान लो करों में आपको कोई परिवर्तन करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। मान लीजिए हमने कोई कर लगा दिया, अब हमें उस कर के अंदर परिवर्तन करना है या उस कर को समाप्त करना है या उसके कर के अंदर कोई चेंजेस लाने हैं। उस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, कर को परिवर्तित या समाप्त करने के लिए धारा संख्या 108 और 9 की क्या है, प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा। ये सिंपल सा बता दिया कि जैसे आपने 108 और 109 के तहत एक कर को लगाया है, उसको अगर हटाना हो या उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तब भी आपको क्या करना होगा, सेम वो की वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। ये किसके संदर्भ में है? नगर पालिका के संदर्भ में। अगर आपको नगर पालिका को किसी भी प्रकार के टैक्स के अंदर कोई रियायत करनी है, परिवर्तन करना है या उसको समाप्त करना है। समझा गई थी ना 108 और 109 नंबर धारा, ये सेम ही धारा 110 के अंदर समझाई गई है। उसके बाद बात करते हैं हम धारा नंबर 111। धारा नंबर 111 क्या कहती है, कर को स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। किसकी शक्ति बताई जा रही है यहाँ पे? सरकार की शक्ति बताई जा रही है। पहले हमने कौन सा देखा था, नगर पालिका की शक्ति की, नगर पालिका किस प्रकार से कर सकती है। अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, सरकार की क्या इसके अंदर प्रतिक्रिया होती है। राज्य सरकार निम्न कार्य कर सकती है। कितने कार्य कर सकती है? निम्न प्रकार के कार्य कर सकती है। कर को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है। सपोज दैट मान लीजिए हमने कोई एक ये टैक्स लगा दिया हमने, ठीक है, ये हमने टैक्स लगा दिया, पूरा 108 और 109 धारा हमने फॉलो करते हुए हमने क्या कर दिया, टैक्स को इम्पोज कर दिया। राज्य सरकार उसके अंदर क्या क्या कर सकती है, राज्य सरकार ने देखा कि यार ये टैक्स थोड़ा सा गलत है, सही नहीं है, अभी नहीं लगाना चाहिए, या जो भी उनको सिचुएशन लगे, तो क्या क्या कर सकती है इस टैक्स के संदर्भ में। तो पहला वो क्या कर सकती है, उसको निलंबित कर सकती है। क्या कर सकती है? निलंबित कर सकती है कि आप एक काम करो, इस टैक्स को अभी मत लगाओ या इस टैक्स को अभी के लिए रोक दो, कुछ टाइम के लिए रोक दो, साल बाद में, 1.5 साल बाद में, महीने बाद में, 2 महीने बाद में, कुल मिलाकर के अभी के लिए एक बार इसको निलंबित कर दो। अभी आपको ये टैक्स इंपोज नहीं करना है, कुछ टाइम के बाद करना, जब हम बताएंगे आपको। निलंबित कर सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, ये टैक्स को बंद कर सकती है। उनको लगा कि नहीं यार ये टैक्स अच्छा नहीं है, ये टैक्स जनमानस कल्याण के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इस टैक्स को बंद कर देना चाहिए। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, टैक्स को बंद कर सकती है। तीसरा क्या कर सकती है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का सुधार कर सकती है। क्या कर सकती है? सुधार कर सकती है कि देखिए आपने टैक्स लगा दिया, बहुत बढ़िया बात है, आपने टैक्स के लिए ये एलिजिबल बंदे बता दिए कि इन बंदों को क्या किया जाएगा, टैक्स देना होगा। लेकिन इसके अंदर आपको कोई एक पर्टिकुलर धारा के अंदर चेंज करना चाहिए, या टैक्स लगाने की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, या सरकार को लगता है कि इन लोगों को इसमें छूट दे देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स लगाया किसी घर के ऊपर ना, कि एक पर्टिकुलर घर के अंदर कोई बंदे हैं, उन पे क्या लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। तो इस धारा के तहत क्या किया जाएगा, उस टैक्स के अंदर छूट दी जा सकती है। छूट कैसे दी जा सकती है कि हम आपको क्या करेंगे, जैसे कि कोई घर के छोटे बच्चे हैं, उन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा टैक्स है जो घर के सदस्यों के ऊपर, तो वो केवल और केवल वयस्कों पे लगाया जा सकता है टैक्स। या कोई ऐसा टैक्स हुआ जिसके अंदर ये बोल दिया गया कि नहीं, हम वयस्कों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों बच्चों पे टैक्स लगाएंगे। या केवल और केवल वयस्कों में पुरुषों पे लगाएंगे टैक्स, महिलाओं पे नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से खूब सारी चीजें करवाई जा सकती है, सुधार करवाए जा सकते हैं। वो किसके अंदर आते हैं, अ, ये इसके अंदर धारा 111 के अंदर। कर को स्थगित करने, प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने के लिए सरकार की शक्ति को बताया गया है। क्या बताया गया कि सरकार निम्न कार्य कर सकती है, कर को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है, उसके बाद कर को बंद कर सकती है, या कर में सुधार करवा सकते हैं कि आपको ये कर में सुधार की आवश्यकता है, आप क्या करोगे, ये काम करने आपको अभी जरूरी है। ये किसके अंदर है, धारा नंबर 111 के अंदर। आई गेस अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे पहले भी ना। आगे देखते हैं धारा 112। धारा 112 क्या कहते हैं,
कर को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति। अगर नगर पालिका है वो किसी कर को लगा रही है तो किसी कर को समाप्त भी कर सकती है। अगर कभी किसी एक मौके पे आकर के नगर पालिका को लगता है कि एक एक्स वाई जेड कोई टैक्स है जो जनहित के लिए सही नहीं है, इस वक्त पे टैक्स हमें क्या करना चाहिए, वो टैक्स हटा देना चाहिए। तो अगर नगर पालिका चाहे तो टैक्स को क्या कर सकती है, स्थगित कर सकती है या फिर समाप्त भी कर सकती है। उसके अंदर 110 के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हमें चेंजेस करने हैं या स्थगित करना है, टैक्स को खत्म करना है, कुछ भी करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है? उसके अंदर क्या बताया गया, प्रोसीजर क्या होगा। 111 के अंदर क्या बताया गया कि अगर मान लो राज्य सरकार है, वो अगर टैक्स को खत्म करना चाहे तो वो कैसे कर सकती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि नगर पालिका को अगर टैक्स खत्म करना है तो हम किस प्रकार से देखेंगे। तो नगर पालिका जनहित के लिए किसी भी कर को स्थगित या समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। धारा 113, कर का निर्धारण और कर के निर्धारकों की नियुक्ति। सिंपल सी बात है, एक चीज को समझो आप लोग ना, जैसे अपने यहाँ पे टैक्स है, टैक्स सिस्टम है ना, कि हमें क्या करना है, टैक्स देना है। तो टैक्स देने के लिए क्या होता है, दो प्रकार के प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। एक तो होता है समय कर निर्धारण, कर निर्धारण, या फिर होता है कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारण, अधिकारी द्वारा निर्धारण। समझो इस चीज को ना अपने। टैक्स हमारे यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं टैक्स को। या तो टैक्स के लिए कहा जाता है कि आप एक काम करो, हम आपको बताएंगे आपका टैक्स इतना इतना बनता है और हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे इतना टैक्स आपको भरना है। फिर जिस पे टैक्स लग रहा होता है वो क्या करता है, टैक्स भर देता है। वहीं दूसरी जगह पे क्या होता है, एक प्रोसीजर ये अपनाया जाता है कि हम कहते हैं कि ठीक है, आप अपने हिसाब से क्या करो, टैक्स भर दो। क्या करो, आप अपने हिसाब से टैक्स भर दो, हम आप पे विश्वास करते हैं कि आपने टैक्स पूरा पूरा और सही तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट होता है कि सेल्फ वो बंदा देखता है कि भाई हाँ, मैंने सही तरीके से टैक्स भरना है मेरे को। तो बंदा क्या करेगा, खुद कर का निर्धारण करेगा कि मुझे कितना कर भरना है। और भारत जैसा एक ऐसा देश है जिसके अंदर लगभग 140 करोड़ के आसपास तो आजकल जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो हर एक व्यक्ति के लिए एक अधिकारी अपॉइंट करना जो ये बता सके कि तेरा टैक्स कितना बना है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे भारत के अंदर कौन सी प्रणाली लागू की जाती है, समय कर निर्धारण वाली, कि व्यक्ति क्या करेगा, खुद कर का निर्धारण करेगा कि मुझे कितना कर भरना, कितना टैक्स मेरा बनता है। हाँ, लेकिन ये जो कर निर्धारक अधिकारी है वो क्या करेगा, इनमें से सैंपल के लिए मान लो 10-20 लोगों को, है ना, 10-20 लोगों की फाइलें उठा लेगा कि हाँ बताओ भी आपने टैक्स भरा था, बोले हमने टैक्स भरा था, कि बताओ कितना कितना भरा था आपने। इनके हिसाब से वो कह सकता है कि हाँ जी हमने क्या किया था। एक अधिकारी ने मान लो 50 बंदे, 100 बंदे, 150 बंदे, जितने बंदे थे उनको चेक किया, बोला इन्होंने क्या कर लिया, कर हमेशा अपने हिसाब से सही भरा है, उन्होंने गलत नहीं भरा है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने 10 बंदों को पकड़ा, उसे 2 बंदे जिन्होंने टैक्स गलत भरा, तो ये क्या करेंगे, वापस से जाकर के अगले 10 बंदों को और पकड़ लेंगे उन्होंने टैक्स भरा या नहीं भरा। समझ, पहली बात तो ये कंडीशन ये समझो कि समय कर निर्धारण और कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कर का निर्धारण, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब इसको हिसाब से देखते हैं अपना। देखो क्या चीज आ रही है, कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। इसके अंदर क्या आता है, राज्य सरकार कर निर्धारकों की क्या कर सकती है, नियुक्ति करेगी। क्या करेगी, कर निर्धारकों की नियुक्ति करेगी। अभी मैंने आपको बताया था कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वो सिर्फ ये देखेंगे कि जो कर का निर्धारण हुआ है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसने कर भर दिया है, अब वो जाकर के उसके बाद चेक करें कि इसने कर सही भरा है या नहीं भरा है। हालांकि नगर पालिका में इतने ज्यादा काम नहीं रहते हैं, इस वजह से कहा ऐसा जाता है कि राज्य सरकार उनको अन्य भी कार्य दे सकती है। समझो इस चीज को, कहने का मतलब क्या है ना, लैंग्वेज पे नहीं, आप उस चीज को समझने की कोशिश करो जो यहाँ पे कहा जा रहा है। हमारे यहाँ पे टैक्स आप लोगों ने देखा होगा, टैक्स कभी आपके पास सीधा सरकार की तरफ से नहीं आता है कि आपको इतना टैक्स भरना है। आप अपने हिसाब से भरते हो टैक्स, कि हाँ मेरी सैलरी इतनी है, मेरी यहाँ से इनकम इतनी है, आप सीए के पास जाते हो कि बताओ कितना टैक्स भरना है, उसने आपको बता दिया इतना इतना टैक्स भरना है, और आप क्या करते हो, टैक्स जाकर के जमा करवा जाते हो। सिंपल सा होता है। उससे क्या होता है, समय कर निर्धारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयं कर निर्धारण, की आपने खुद ने आपके कर का क्या किया है, निर्धारण किया है। अब सभी लोग कर का निर्धारण कर करके अच्छे तरीके से भरा दें ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। लगभग कहते हैं 10% 20% लोग ये जो अपने टैक्स को पूरा पूरा पे करते हैं, बाकी सभी लोग पे ही नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम होता है कर निर्धारक अधिकारी। क्या है, कर निर्धारक अधिकारी। वो क्या करेगा, वो सिंपल सा ये देखेगा कि जिन जिन लोगों ने स्वयं कर निर्धारण प्रणाली से अपना टैक्स भरा है, क्या उन्होंने सही टैक्स भरा है नहीं भरा है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ चेक करने का काम करेगा। वो सैंपल 20-30 लोगों को बुलाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि ना इन्होंने कर सही भरा है, नहीं भरा तो उन पर जुर्माना लगा देगा, नहीं तो उनसे टैक्स वसूली का काम कर लेगा, है ना।
ऐसे नहीं कि वो हर एक-एक बंदे को जा-जा करके देखेगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है। और क्या बताया गया है, नगर पालिका में लगभग ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, अपना-अपना टैक्स भर देते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत ही काम होता है। तो ये कहा गया कि हमने कर निर्धारक अधिकारी रख तो दिए, लेकिन अब इसे करवाएँगे क्या? वो सारे दिन बैठे-बैठे एक ही तो काम करने से रहे। तो इस धारा में ये भी लिखा हुआ है कि राज्य सरकार उनसे अन्य भी कार्य दे सकती है, उनसे अन्य भी कार्य करवा सकती है। कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की समझ आ गई कि मेरे हिसाब से ये चीज़? चलिए आगे देखते हैं। धारा नंबर 114 इसके अंदर क्या है? कतिपय जानकारियाँ देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। क्या है? कतिपय जानकारियाँ देना और उन्हें देने में विफल रहने पे। सिंपल सी बात है, कोई जैसे मान लो मैं एक निर्वाचक अधिकारी हूँ, सॉरी कर निर्धारक अधिकारी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सर। कर निर्धारण अधिकारी क्या है? कर निर्धारण अधिकारी। मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक कर निर्धारण अधिकारी हूँ और मैं क्या हुआ, मुझे एक कर का निर्धारण करना है कि हाँ यार, इस प्रकार से इस बंदे पे कितना कर लगना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि मैं आया और आबरा कडावरा बोला और मेरे को पता लग गया ऐसा-ऐसा चीज़ें। अब मुझे क्या होगा, मेरे को जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना है, मैं उससे जाके पूछूँगा कि हाँ भाई बता, तेरे पास ज़मीन कितनी है ना? कितने प्लॉट तेरे नाम है, दुकानें कितनी है तेरी, यहाँ से इनकम कितनी आ रही है, यहाँ से इनकम क्या आ रही है। मैं उसे सारा का सारा उससे एस्टिमेटम मंगवा करके, सारी जानकारी उससे मंगवाने के बाद में उसको बताऊँगा तू टैक्स इतना भरेगा। है ना? अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो मेरे को जानकारियाँ नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो, कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम क्या होगा? यदि कर निर्धारक अधिकारी चाहे, तो भूमि भवन के स्वामी से कर का विवरण जमा कराने को कह सकता है कि आपने कर का विवरण दो हमारे को। जो आपने कर भरा है, उसका विवरण दो, आपने किस-किस हिसाब से भरा है। आप हमारे को इसका पट्टा दिखाओ। जो-जो भी आपका ज़मीन, भूमि जितनी भी है सारे के बारे में हमारे को जानकारी दो। वह विवरण की समय अवधि, तिथि और प्रारूप भी क्या कर सकता है? तय कर सकता है। वह ये बता सकता है कि आपको मुझे ये विवरण है कितने दिनों में देना है, किस प्रकार से देना है, इसकी प्रकृति क्या रहेगी? क्या आप मेरे को हार्ड फाइल दोगे, पीडीएफ के फॉर्म में दोगे, या फिर आप मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाके दोगे या फोटोकॉपी लाके दोगे? जिस प्रकार से भी देना है उसको, वो खुद अधिकारी बताएगा आपको। समझो क्या कहा गया है कि अगर मान लो कोई कर निर्धारण अधिकारी है, उसको क्या करना है, कर बताना है कि कितना कर लगेगा आपके, कितना टैक्स आप पे लग रहा है। तो वो आपसे जानकारियाँ माँगेगा और वो जानकारी किस फॉर्म में माँगेगा, वो वही बताएगा कि मुझे कैसे चाहिए, फाइल में चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, सारी-सारी चीज़ें। अन्य जानकारियाँ भी माँग सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपने पहले कितना टैक्स जमा कराया था बताओ? इससे पहले कितना टैक्स जमा कराया था बताओ? आपके यहाँ पे ये आपने ज़मीन ली थी तब कितना ज़मीन से पैसे आए थे आपको ये बताओ? आपने ज़मीन बेची कितने थी, इसका प्रॉफ़िट कहाँ से आया था? आपने जो ज़मीन खरीदी थी उसके पैसे कहाँ से आए थे? जो भी विवरण चाहे वो क्या कर सकता है, माँग सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवरण जानकारी देने में असफल रहता है, तो कर निर्धारण अधिकारी अपने स्वयं के विवेक और बुद्धिमत्ता से कर का निर्धारण करेगा। अब सिंपल सी बात ये कही है, अगर आप उसको जानकारी नहीं दोगे, उसको लगता है कि नहीं भाई मैं जानकारी देने में अक्षम हूँ, आपने क्या किया, फिर उसको गोली देने लग गए अधिकारी को जाकर के कि नहीं यार बढ़िया नहीं है, जानकारी बढ़िया नहीं है, अपन हो जाएगा टाइम पास, कोई बात नहीं, अपन नहीं देंगे तो भी चल जाएगा अपना, है ना? या अपन 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे। अपना काम अपने ढंग से तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जो कर निर्धारण अधिकारी है वो क्या करेगा, अपनी दिमाग का, अपने कौशल का यूज़ करेगा। वो अपने हिसाब से कोई भी एक फैसला दे देगा कि ठीक है भाई, मैंने तुमसे जानकारी माँगी थी, तुमने मेरे को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है, तो अब आपके ऊपर क्या लगता है, इतना टैक्स लगेगा। मान लीजिए उसने कह दिया 1 लाख रुपए का आपको क्या बनता है, टैक्स बनता है। क्या बनता है? 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है। तो अब इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी बोल सकता है कि भई हमने तो आपसे जानकारी माँगी थी कि आप हमारे को जानकारी दो। ठीक है, लेकिन आपने जानकारी नहीं दी थी, तो हमारे को इससे कोई लेना-देना नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। धारा नंबर 114 धारा नंबर 114 क्या कहती है? सिंपल सा समझो कि अगर मान लीजिए कोई कर निर्धारण अधिकारी है, वो आपसे जानकारी माँग सकता है कि आप हमें क्या दो? जानकारी दो। आप उसको जानकारी देते हो, तो वो उसको देखेगा जानकारी के हिसाब से भी ज़मीन इतनी है, प्लॉट इतने हैं, मेन मार्केट में इतनी दुकानें, यहाँ पे इतनी दुकानें, कैलकुलेशन करके आपको बताएगा जी आपने कितना टैक्स भरा था? आप बोले साहब हमने 2 लाख रुपए टैक्स भरा है। उसने देखा कि हाँ 2 लाख रुपए टैक्स सही भरा है, वो आपको बोले साहब सही हो, कोई बात नहीं। वहीं उसको लगता है कि नहीं यार, इसने कुछ गड़बड़ी की हो सकती है, वो आपसे बोलेगा कि आप एक काम करो, मुझे आपके डॉक्यूमेंट सारे-सारे दिखाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आना और कहाँ-कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है उसका साथ-साथ मेरे को विवरण दो, फिर मैं आपको बताऊँगा आपने टैक्स लगाया, सही लगाया, नहीं लगाया। अब उस दिन हो सकता है आपने कुछ गड़बड़ी की हो, अब आप सोचो यार इसको जानकारी दे दी, तो हो सकता है ये मेरे पे कुछ न कुछ कार्रवाई कर देगा। आपने लटकाना शुरू कर दिया कि साहब परसों लाके देंगे, साहब अगले दिन लाके देंगे, 10 दिन बाद लाके देंगे, या आप उसको फ़ॉल्स जानकारी देते हो, गलत जानकारियाँ देते हो। उसके बाद जैसे ही ये पता लग गया अधिकारी को कि यार इसने गलत जानकारियाँ दी है या फिर जानकारियाँ दी ही नहीं है मेरे को, तो उस कंडीशन में
अधिकारी क्या कर सकता है, खुद अपनी स्वयं बुद्धिमत्ता से क्या करेगा, एक टैक्स का निर्धारण कर देगा कि भाई हमने आपसे जानकारी मांगी थी, आपने नहीं दी, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा वो अपने बुद्धिमत्ता से करेगा। ये कौन से धारा के अंदर बताया गया, धारा नंबर 114 के अंदर बताया गया है। धारा नंबर 115, संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने के लिए बाध्यता। क्या है, संशोधनों के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। आप सिंपल सा समझो, आपने जैसे मान लो एक्स वाई जेड आपका कोई घर है, आप घर बना रहे हो, ठीक है। अब घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आपको म्युनिसिपैलिटी से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इतनी हाइट का 2 डबल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ये नक्शा है, हम इस प्रकार से पास करवा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो तो उसकी सूचना के बारे में बताया गया है। भवन निर्माण पूरा होने के बाद यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो इस संबंध में 1 माह में नगर पालिका को क्या किया जाना होगा, सूचित किया जाना होगा, जिसकी गणना निम्न तिथियों में से जो भी पहले उसके आधार पर की जाएगी, जैसे अभियोग की तिथि या फिर निर्माण पूरा होने की तिथि। सिंपल सा समझो इस चीज को। आपने क्या किया, एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है? ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है। आपने बिल्डिंग क्या कर दी, बनवा ली। जैसे ही आपने बनाई, बनवाने से पहले आपने क्या कर दिया, इसने सोचा कि यार एक अपन बिल्डिंग और एक मंजिल और बनवा लेते हैं। अब आपने क्या किया, इसको 3 मंजिला इमारत में बदलवा लिया। अब 2 तिथि आती है, एक तो होती है जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। क्या होता है, आपने क्या, कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है आपका, लेकिन आपने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया इस बिल्डिंग को, आप यहाँ पे आके रहने लग गए। बिल्डिंग के अंदर क्या करने लगे, अभी काम पूरा नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन का, अभी आप क्या होने लगे, इसके अंदर आके रहने लगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ये कहा जाता है कि अगर आपने जैसे कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको 1 माह के अंदर अंदर बताना होगा कि हमने ऐसा करके ऐसा कुछ चेंज किया सर। अच्छा, चेंज किया है, बहुत बढ़िया बात है। कितने टाइम के अंदर बताना होगा, 1 महीने के अंदर बताना होगा। कौन सी तिथि के 1 महीने के अंदर, जब से आपने चेंजेस किया तब से, या जब से आप घर में रहने लगे हो तब से, या जब से उसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ है। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जैसे आप लोगों ने भी देखा हो, कोई घर है किसी व्यक्ति का ना, तो क्या है, जैसे डबल स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, वो क्या है, सबसे पहले घर को बनाएगा, डबल स्टोरी ऊपर वाली बिल्डिंग जैसी तैयार होगी, घर ऊपर कमरे वमरे बन गए, अपना सामान लाके ऊपर जाके क्या रहना स्टार्ट कर देगा। अब नीचे मिस्त्री अपना अच्छे तरीके से काम करे, जो भी करे, तो ऑक्यूपाई उसने क्या कर लिया, पहले ही कर लिया। तो जिस दिन से वो रहना स्टार्ट कर देगा, वो क्या होगी, उसकी अभियोग की तिथि होगी या कंस्ट्रक्शन पूरा होने की तिथि। उसके 1 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, उसको जानकारी प्रोवाइड करवाने की, अगर वो भवन में किसी भी प्रकार का चेंज करता है। चेंज ऐसे नहीं कि भाई उसने पंखा चेंज कर लिया इसका, मतलब जो एक नगर पालिका अगर कहीं पे नक्शा सैंक्शन करती है कि आप यहाँ पे इसी प्रकार का घर बना सकते हो, इसके अलावा बना नहीं सकते हो, उसकी कुछ नॉर्म्स एंड कुछ उसकी कंडीशंस होती है, वो उनको फिलफिल करना जरूरी होता है कि आप इतनी मोटाई की ही दीवार बना सकते हो, आपको पीछे इतनी जगह छोड़नी जरूरी है ना, आप इतनी मंजिले इमारत बना सकते हो, आप 14 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं लेके जा सकते, तो उसे खूब सारे नॉर्म्स होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 115 नंबर धारा समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं धारा नंबर 116। धारा नंबर 116 क्या कहती है, भवनों या भूमियों पर करों का संदाय के लिए मूलतः जिम्मेदार, है ना, जिम्मेदारी ऐसे मूलतः जिम्मेदारी, ऐसे पढ़ोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। भूमि के स्वामी कर के लिए उत्तरदायी हो गया, क्या हो गया? भूमि के स्वामी कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा होगा। भूमि के स्वामित्व में होने वाले परिवर्तनों की सूचना नगर पालिका को देनी होगी। सूचना न देने पर वह व्यक्ति स्वयं के लिए कर के लिए उत्तरदायी होगा। आप समझो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक स्वामी हूँ किसी भी भूमि, अब मैं क्या करूंगा, मैं ही जिम्मेदार हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ए नंबर प्रॉपर्टी है, और इस ए नंबर प्रॉपर्टी पे क्या रहा है, मेरे टैक्स लग रहे हैं। अगर मैं उसका मालिक हूं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं भरूंगा इस टैक्स को। अब मैंने क्या किया, इस ए बंदे ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, या अपनी प्रॉपर्टी को किसी को आगे दे दिया, बेच दिया, पट्टा किसी और के नाम पे उड़ा दिया। अब क्या होगा, ये मैंने भेज दी कहाँ पे, बी को भेज दिया। अब जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए, बी की जिम्मेदारी बननी चाहिए टैक्स भरने की, टैक्स बी भरेगा। लेकिन अब बी भरेगा क्यों, क्योंकि बी के पास क्या होना चाहिए, कैसे सूचनाएं पहुंच गया, लेकिन ये सूचनाएं अपने नगर पालिका के पास भी तो जानी चाहिए कि भाई मेरे पास जो जमीन थी वो मैं बेच चुका हूँ। किसको बेच चुका हूँ, मैं बेच चुका हूँ बी को, तो अब टैक्स कौन भरेगा, आगे से बी भरेगा। ये सूचनाएं किसको देनी होगी, ए की जिम्मेदारी बनती है, ये जाके खुद सूचनाएं प्रोवाइड कराएगा। इस धारा के अंदर ये कहा गया है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जो टैक्स भरने का काम होगा वो किसका होगा, आपका होगा। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किसी को आगे बेच दिया है या आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया है, तो आप ये बात जाके नगर पालिका को भी बता करके आओगे, ताकि नगर पालिका क्या कर सके, आपके साथ 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 में एक रजिस्टर में मेंटेन कर सके कि इस बार हमें जब टैक्स लेना होगा तो हमें बी के पास जाना है, ए के पास नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास कोई जमीन होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास मान लो ये ए जमीन है ना, तो इसका आपके पास क्या होगा, या तो रजिस्ट्री होगी,
या तो क्या आपका रजिस्ट्री होगी या फिर आपके पास क्या होगा, पट्टा होगा इसका। दो ही चीजें हो सकती है आपकी, या तो रजिस्ट्री होगी आपके नाम पे या इसका पट्टा होगा। अच्छा, आपने क्या कि जैसी जमीन किसी को बेचते हो तो ऐसा कैसे क्या है, आपके पास नगर पालिका है, जो नगर पालिका भी क्या करती है, आपकी लिखित सूचना रखती है कि ये आपके पास जमीन है और ये आपके पास इसका पट्टा है, ये जमीन का प्लॉट का साइज ये है, ऐसा पूरी पूरी जानकारी रखती है आपकी। अब जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी अदर व्यक्ति को बेचोगे तो आपको जाकर के सबसे पहले सूचना किसको देनी होगी, नगर पालिका को। और नगर पालिका को सूचना देने के बाद नगर पालिका डिसाइड करती है कि हमें किस प्रकार से इसको करना है आगे। तब जाएगा फिर टैक्स किससे लिया जाएगा, जिस बंदे को आगे आपने, जैसे मतलब बी बंदे को आपने बेच दिया, अगली बार जब टैक्स भरने की जिम्मेदारी ये किसकी आएगी, बी की होगी। अगर ए ने प्रॉपर्टी बेच दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये सूचना नगर पालिका को नहीं दी, तो नगर पालिका तो अपना रजिस्टर खोल के देखा ना कि हाँ ये कोई प्रॉपर्टी है ए नाम की, हमें इस बंदे से जाकर के क्या करना है, टैक्स का कलेक्शन करना है। तो समझ आ गई तीन चीजें, आगे देखते हैं। ये बात क्या लिखी है इसके अंदर, देखिए दोबारा से देखो, भवनों या भूमियों पर कर के लिए मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति, तब देखते हैं। भूमि के स्वामी कर के लिए उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी व्यक्ति होगा। भूमि के स्वामित्व में होने वाले परिवर्तनों की सूचना नगर पालिका को देनी होगी। सूचना न देने पर वह व्यक्ति स्वयं कर के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। बिल्कुल सिंपल सिंपल धाराएं, आपको सिर्फ समझनी है ना। इनको ये रट्टा मत मारना कि यार इस धारा के बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। शुरुआत से बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको जो दूसरा नंबर चैप्टर है उसके बारे में आपको हल्की फुल्की धाराएं याद रखनी है, या फिर जो इंपॉर्टेंट हो उन्हीं धाराओं के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। फालतू काम की धाराएं नहीं पढ़ने की, इस धारा के अंदर ये लिखा हुआ है, इस धारा के अंदर ये लिखा है, आप नहीं पढ़ सकते, याद भी नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, वो ट्रिक बना के हल्का फुल्का आइडिया रख लो। बाकी इसमें से ये नहीं पूछा जाएगा 116 में क्या लिखा है, 117 में क्या लिखा हुआ है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अधिकार जो शपथ का प्रावधान किसमें है, हटाने का प्रावधान किसमें है, हटाया किस प्रकार से जाता है, ये होता है क्वेश्चन। या फिर इनमें जैसे आपने यहाँ पर देखा, टैक्स का निर्धारण कौन से, टैक्स इम्पोज किस प्रकार से किया जाता है, टैक्स को हटाया किस प्रकार से जाता है, उस समय पे आपको क्या करना हो, ये धाराएं थोड़ी बहुत पढ़नी है। बाकी हर धारा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि आपने संविधान पढ़ा होगा, है ना। आप कितने एग्जाम में, इसी एग्जाम में आप पढ़ोगे तो संविधान पढ़ोगे, संविधान के अंदर अक्सर क्या कहा जाता है, अनुच्छेद पढ़ो, अनुच्छेद पढ़ो, अनुच्छेद पढ़ो। लेकिन आप भी देखोगे कि अनुच्छेदों से क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं। बाकी कैसे क्वेश्चन होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, चुनता है, उपरोक्त सभी करता है ना। तो अब यह क्या होगा, यहाँ पे आपसे धारा नहीं पूछी गई, आपसे कोई अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि वो आपसे सिंपल कोई बात पूछ ले उससे रिलेटेड, है ना। तो ये कहते हैं, ऐसा कैसे आपको इसके ध्यान रखना है, इसको आप एक संविधान की तरह मान के चलो कि आप पिछले जो पेपर हुआ था उसमें देखोगे एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर क्या थी, धाराएं पूछी गई थी। या मैक्स मैक्स 3 क्वेश्चन मान लो आप, उससे ज्यादा तो थे नहीं। और बाकी सारे क्या थे, इसके लेवल के पेपर थे। लेकिन जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है वो सोचता है यार मेरे को तो इतनी धाराएं कैसे याद होगी, कैसे याद होगी, और वो इनको भी नहीं पढ़ पाता है। और ये है सिर्फ और सिर्फ चीजें समझने की, है ना। तो मेरी सारी समझ आ गई होगा आप लोगों को धारा नंबर 116। आगे देखते हैं धारा नंबर 117। धारा नंबर 117 क्या कहती है, सूचना का प्रारूप किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, उसने कहा कि आपसे सूचना मांगी कि हमें आपकी प्रॉपर्टी का विवरण चाहिए, आप क्या करो हमें सूचना दो। ठीक है, अब सूचना का प्रारूप कैसे होगा, हम किस प्रकार से सूचना देंगे उसको। तो सूचना का प्रारूप इन्होंने बताया है कि धारा 116 के तहत जो सूचना का प्रारूप मांगा जाएगा वो इस कानून की अनुसूचियां है, क्या है, दूसरी और तीसरी अनुसूची के अनुसार होगा। अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल अनुसूचियां वो चीज होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे धारा के अंदर हमने बता दिया, जैसे अपन बात करते हैं कि हमने कुछ लिख दिया कि हमारे भारत के कुछ राज्य होंगे, है ना, कुछ यूनियन टेरिटरीज होगी, इस प्रकार से हमने बता दिया। लेकिन कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनका हमें विवरण कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें पहली अनुसूची के अंदर, है ना। जैसे हम देखा, अनुसूचियां बेसिकली काम क्या करती है, आपको डिटेल प्रोवाइड करवाती है किसी भी चीज की। तो इन्होंने क्या बोला कि 116 के अनुसार आप क्या करोगे, प्रारूप बना के देखो आप, जब वो कोई सूचना मांगेगा आपसे, ठीक है। लेकिन सूचना कैसे दी जाएगी, दूसरी और तीसरी अनुसूची के तहत दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, दूसरी और तीसरी अनुसूची के तहत सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखो ये क्या है, भवनों या भूमि के करों के समुदाय के लिए कैसे किस प्रकार सूचना दी जाएगी, तो सूचना किस प्रकार से दी जाएगी, दूसरी या फिर तीसरी अनुसूची के तहत दी जाएगी कि भाई हाँ हमने ऐसे करके ऐसे प्रॉपर्टी इसको बेच दी है, मैंने ये प्रॉपर्टी इसको दे दी है, तो अब मैं इसे कर से मुक्त होना चाहता हूँ, आप कर किससे लोगे, सेकंड पर्सन से लोगे। तो ये किसके लिखा गया, धारा नंबर 117 है लिखा। आगे आता है धारा नंबर 118। धारा नंबर 118 क्या बोलते हैं, अंतरिति के नाम का नगर पालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन किया जाना। ये क्या है, अंतरण की सूचना मिलने पर नगर पालिका मूल रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के स्थान पर प्राप्तकर्ता का नाम
लिख देगी। क्या लिख देगी? प्राप्तकर्ता का नाम लिख देगी। भाई सिंपल सी बात है, जैसे ही आप नगर पालिका को सूचना प्रोवाइड करवाओगे, तो सूचना मिलते ही नगर पालिका क्या करेगी, ठीक है भाई आपने प्रॉपर्टी इसको बेच दी है, अब हम क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी का जो भी टैक्स है, जो भी कलेक्शन है वो हम किससे लेंगे, अब जो प्राप्त करता है दूसरा बंदा उससे हम ले लेंगे। धारा नंबर 118 के अंदर। उसके बाद आता है धारा नंबर 119। धारा नंबर 119 क्या होती है? अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों या करों के संदाय में दायित्व का बनना। क्या है? सिंपल सा देखो, जब नगर पालिका रजिस्टर में नाम परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति ही उत्तरदायी रहेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी थी ए, ठीक है, ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है। आपने प्रॉपर्टी बेच दी बी को बेच दी। अब ये प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? मान लो जेड नाम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने इसकी सूचना दे दी नगर पालिका को कि मैंने ये प्रॉपर्टी किसको बेच दी है? बी को बेच दी है। हो सकता है नगर पालिका से अभी ये काम आपने थोड़ा लेट दे दी हो सूचना, या हो सकता है जब तक नगर पालिका के रजिस्टर के अंदर पूरा लिखा नहीं जाएगा तब तक आप ही जिम्मेदार हो इस चीज की, टैक्स भरने के। ये बात बताई गई है। तो आपको टाइम टू टाइम सूचना देनी होगी, प्लस आपको जाकर इंश्योर करना होगा कि आपका जो नाम है, नामकरण इसके नाम पे हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको देखना होगा? आपको खुद को ही जाकर के देखना होगा। ये किसके लिए बताया गया? धारा नंबर 119। अब समझ में आया? जब तक नगर पालिका रजिस्टर में नाम परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति ही क्या बना रहेगा? उत्तरदायी बना रहेगा टैक्स भरने के लिए। समझा चीज यहाँ तक? तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ से देखते हैं अपन, देखो एक बार दोबारा से कराता हूँ आपको चीजें। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से है ना अपना। देखो क्या लिखा है धारा नंबर 116 में। धारा नंबर 116 में लिखा हुआ है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, एक भूमि, ठीक है, मान लीजिए आप ये XYZ कोई एक प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया किसको? बी नाम के व्यक्ति को। अब आपने इस बी नाम के व्यक्ति को बेच दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ए व्यक्ति है, उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको उसने बी को बेच दिया है, तो ए व्यक्ति को जाकर नगर पालिका में जाकर के बताना पड़ेगा कि मेरी एक प्रॉपर्टी थी वो मैंने क्या कर दी है? बी को बेच दिया। अब आप टैक्स नेक्स्ट टाइम किससे लेना? बी से लेना। अगर मान लो ये सूचना नहीं देता है तो तब तक क्या होगा? टैक्स कौन भरेगा? यही व्यक्ति भरेगा। कौन भरेगा? ए नाम का व्यक्ति भरेगा। और अगर मान लीजिए उसने सूचना दे दी लेकिन सूचना थोड़ा लेट दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब भी यही भरेगा। जब तक नगर पालिका के रजिस्टर के अंदर रजिस्ट्री नहीं हो जाती कि ये जमीन है वो इसके नाम हो चुकी है, जब तक नगर पालिका खुद नहीं कह देती तब तक जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ए नाम की रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही जमीन अपन बेचते हैं, कुछ नामकरण कराते हैं, तो व्यक्ति जाते सबसे पहले कहता नहीं नहीं भाई उसका चेक करो, उसके नाम कराओ पूरा पूरा, उसके बाद ही होगा, है ना। आपने भी देखा होगा जैसे बाइक वगैरह होती है, कई बार आपने देखा होगा केस हो जाते हैं ऐसे कि कोई एक एक्स व्यक्ति है, वो क्या करता है अपनी बाइक या अपनी गाड़ी बेचता है किसी व्यक्ति को, ये लो मैंने गाड़ी बेच दी, बोलता है कोई बात नहीं सर, कल आप आकर के क्या करेंगे इसकी नामकरण आप कल करवा लेंगे, आज हम गाड़ी लेके जाते हैं। रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो उसका उपयोग कहीं कोई दो नंबरी काम में कर लेते हैं, या उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन जिम्मेदारी किसकी रहेगी? जिस बंदे का नाम अभी भी गाड़ी है उसी की रहेगी जिम्मेदारी। दूसरा व्यक्ति से बेच दिया, कुछ मर्जी कर दिया हो, जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं चली जाती चीजें, तब तक वो चीज क्या रहेगी? आपके नाम रहेगी, लाइबिलिटी आपकी रहेगी, उससे संबंधित जो भी काम होगा सारे सारे कौन करेगा? आप ही करोगे। ये सब इन तीन चार धाराओं में बताया गया है। जैसे सबसे पहले क्या बताया गया है? भूमि के स्वामी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा? परिवर्तन की सूचना अगर आपने नगर पालिका को देनी होगी, नहीं दोगे तो आप खुद क्या करोगे? कर के लिए उत्तरदायी रहोगे। 117 में क्या बताया गया? आपने मान लो प्रॉपर्टी बेच दी, अब उस प्रॉपर्टी बेचने की सूचना कैसे दोगे आप? फिर सूचना कैसे? आप जाके ऐसे थोड़ा ना खड़े हो जाओगे कि साहब प्रॉपर्टी बेच दी मैंने, आप इससे लेना टैक्स कल से, ये मेरे साथ आ गया। ऐसे नहीं कर सकते ना आप। अब आपको क्या करना? प्रॉपर रूप से सूचना देनी होगी। तो सूचना कैसे दोगे? तो अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के तहत आप क्या करो? सूचना दो। अनुसूची 2 क्या, अनुसूची 3 क्या, अपने को नहीं पढ़ना है, है ना। आपको क्या करना है? अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी सूचना देनी है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसने कि नगर पालिका ने जैसे देखा कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी सूचना आ गई है कि इसको ये प्रॉपर्टी बेच दी है इसने, ये इसके नाम करवा दी है, अब अपने क्या करना है? टैक्स किससे लेना है? इस फलाने व्यक्ति से लेना है। तो वो क्या करेगी? अपने रजिस्टर के अंदर लिख देगी कि नेक्स्ट टाइम हमें किस व्यक्ति से लेना है टैक्स, इससे लेना है। हाँ, लेकिन अगर आपने सूचना थोड़ी लेट दी या नगर पालिका उसमें ऐड नहीं कर पाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वैसा आपको खुद को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कब तक टैक्स देना पड़ेगा? जब तक नगर पालिका के रजिस्टर के अंदर पूरी की पूरी ये लिखी नहीं जाती है। क्या लिखा है? जब तक नगर पालिका रजिस्टर में नाम परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति क्या रहेगा? इसका उत्तरदायी बना रहेगा। यहाँ तक यही बात है समझ में मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखते हैं धारा 120। धारा 120 क्या बताएगी? कर मूलतः किसके द्वारा उद्गरणीय है? इसको सिंपल समझो।
कर के लिए मूल रूप से उत्तरदायी व्यक्ति सामान्य भूमि का स्वामी या वास्तविक अधिभोग करने वाला व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होगा। यदि भूमि नगर पालिका से, सरकार से पट्टे पर लीज के लिए ली गई है तो पट्टाधारी क्या होगा, इसका उत्तरदायी होगा। यदि भूमि पट्टे पर दिया जाता है तो प्रधान पट्टाकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि स्वामी से वसूली ना हो पाए तो अधिभोग कर्ता से क्या की जा सकती है, वसूली की जा सकती है। समझो इस चीज को। देखो, कहने का मतलब ये है, या तो भूमि का क्या होता है, बंदा स्वामी होता है, या उसने क्या कर रखा होता है, पट्टाधारक होता है। अगर कोई भूमि का स्वामी है तो उससे क्या किया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा, आप टैक्स दोगे, ठीक है। तो भूमि का स्वामी एक ही होता है, उसने क्या किया, ठीक है साहब ये लो मैं टैक्स भर रहा हूँ। अगर मान लो पट्टाधारक हो, आपने क्या किया, ये तो होता है मेन पट्टाधारक, इसने क्या किया, आगे वो पट्टा आगे किसी को बेच दिया तो वो क्या हो गया, उप पट्टाधारक। ये मान लो ए बंदा हो गया, ऐसे इसने आगे बेच दिया, ये उप पट्टाधारक बी हो गया, इसने क्या किया, आगे बेच दिया, ये कौन सा हो गया, उप पट्टाधारक सी हो गया। और अभी क्या है, यही बंदा क्या कर रहा है, उस भूमि का अभिभोग कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी उस भूमि के अंदर यही रह रहा है, ये इसका क्या कर रहा है, अभिभोग कर रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब टैक्स भरने की बारी आएगी तो प्रधान पट्टाधारक है वो क्या करेगा, इसका टैक्स भरेगा। कौन भरेगा, प्रधान पट्टाधारक क्या भरेगा, इसका टैक्स भरेगा। अगर किसी वजह से प्रधान पट्टाधारक है वो टैक्स भरने में असमर्थ है या नहीं भर पा रहा है या फिर वो नहीं मिल रहा है हमें या उस तक हम सूचना नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में टैक्स कौन भरेगा, अभिभोगकर्ता भरेगा। कौन भरेगा, अभिभोगकर्ता। हाँ, ये क्या कर सकता है, वापस से पट्टाधारक से जाकर के टैक्स वापस से ले सकता है कि भाई मेरा टैक्स दो, मैंने आपके टैक्स भर के हूँ। उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। समझे ये चीजें क्या है। स्वामी होगा तो टैक्स खुद भरेगा। अगर मान लो पट्टाधारक है तो उसने आगे किसी को पट्टा दे रखा है, उसका आगे किसने पट्टा दे रखा है, उससे आगे किसने पट्टा दे रखा है, तो या तो खुद स्वामी जो पट्टाधारक है, मेन पट्टाधारक है वो भरेगा, या फिर जो अभी अभिभोग कर रहा है वो भरेगा। दोनों दोनों में से कोई भी एक। अब इसको पढ़ो तो आपको समझ आएगा। देखो, कर के लिए मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, क्या है, कर के लिए मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति कौन होता है। सामान्यतः भूमि का स्वामी, अभी बताया था क्या होगा, भूमि का स्वामी, वास्तविक अभिभोग करने वाला, या फिर मैंने कहा वास्तविक जो अभी इस टाइम करंटली उसके अंदर रह रहा है वो व्यक्ति क्या होंगे, कर के लिए उत्तर क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। यदि भूमि नगर पालिका से, सरकार से पट्टे पर ली गई हो तो पट्टाधारी क्या होगा, उत्तरदायी होने होता है। अगर पट्टाधारी है तो पट्टाधारी उत्तरदायी होगा। यदि भूमि को पट्टे पर दिया जाता है तो प्रधान पट्टाकर्ता क्या होगा, उत्तरदायी होगा। क्या होगा, प्रधान पट्टाधारक क्या होगा, उत्तरदायी होगा। यदि स्वामी से वसूली न हो पाए तो अभिभोगकर्ता से वसूली की जा सकती है। यदि स्वामी से नहीं की जा सकती तो अभिभोगकर्ता से क्या की जा सकती है, वसूली की जा सकती है, ठीक है। और ये वापस हालांकि उससे ले सकता है, लेकिन अभी अगर अपने को उसे ध्यान रखना है। समझ आई चीजें क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि कर देने वाला व्यक्ति, मूल जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है। अगर कोई स्वामी है तो स्वामी और अभिभोगकर्ता दोनों में से कोई भरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पट्टाधारक है, सरकार से, नगर पालिका से उन्होंने पट्टे पे ली हुई जमीन, तो जो प्रधान पट्टाधारक होगा उसकी क्या बनेगी, जिम्मेदारी बनेगी, वो क्या करेगा, इसका पूरा पूरा पट्टे का भुगतान करेगा, जो भी उसका कर का भुगतान है वही करेगा। अगर वो नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, किससे कर वसूला जाएगा, अभिभोगकर्ता से। किससे वसूला जाएगा, अभिभोगकर्ता से। मेरे हिसाब से आपको समझ आएगा, ये धारा नंबर 120 है ना। आज की तारीख में आपने 5 धाराएं पढ़ी है, आगे पढ़ते हैं आगे की धाराएं। नेक्स्ट देखो, धारा नंबर 121। धारा नंबर 121 क्या बोलती है, कराधान से संबंधित अपीलें। देखो, एक तो होती है शिकायत, क्या होती है, शिकायत, और एक होती है अपील। क्या फर्क होता है शिकायत और अपील में। देखिए, अगर मान लो आपको कोई परेशान कर रहा है, जानबूझ के कोई विवाद कर रहा है, तो उस समय पे आप क्या करोगे, शिकायत करोगे। लेकिन अगर कोई तकनीकी या फिर किसी मंशा के अंतर्गत कोई काम नहीं किया गया, तो उस समय पे आप क्या करोगे, अपील करोगे। जैसे आप सरकार से अपील करते हो, है ना, तो हमेशा क्या करोगे, सरकार से अपील करोगे। मान लीजिए कर से संबंधित आपका कोई विवाद हो गया, आपको लगता है कि नहीं हमें को सरकार से अपील करनी चाहिए कि मेरा टैक्स गलत लगाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कुछ होगा। उस कंडीशन में ये बताया गया है कि अगर बोर्ड है या परिषद है, क्या है, अगर बोर्ड या परिषद है, उस कंडीशन में क्या होगा, आप डीएलबी के क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचना दोगे। किसको दोगे, डीएलबी के क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचना दोगे। और अगर निगम में हो, अगर आप नगर पालिका निगम में हो, तो आप क्या करोगे, आयुक्त को जाकर के सूचना दोगे।
शुरुआत में भूल तो नहीं है ना, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अगर आप बोर्ड या परिषद में हो तब तो आप किसको दोगे, डीएलपी के क्षेत्रीय उपनिदेशक को दोगे। तो यार ऐसे करके ऐसी सूचना है, ऐसे करके हम अपील करते हैं कि आप चेक करो एक बार के लिए हमारा टैक्स सही है या नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे को क्या लग रही है, गड़बड़ लग रही है। या आप क्या करो, अगर नगर निगम में हो तो आप किसको सूचना दोगे, आयुक्त को जाकर के सूचना दोगे। धारा नंबर 121 ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसी अपील से संबंधित चीजें होती है वो आपको क्या करनी होती है, थोड़ी सी याद रखनी होती है, दिमाग में रखनी होती है, तो कल को कोई भी गड़बड़ हो तो आप सूचना इसके लिए देख सको। आगे देखो, धारा नंबर 122, धारा नंबर 122 क्या कहती है, परिसीमा और दावाकर्ता का कर पूर्व निक्षेप। आप इसको पढ़ते सारी आपको समझ आ जाएगी क्या चीजें। देखो, अपील करने की समय सीमा और विवादित कर को अग्रिम जमा करवाना। देखते हैं अपने एक चीज को, आमतौर पे क्या होता है, मान लीजिए आपके एक अधिकारी आया, उस अधिकारी ने आकर के आपसे कहा आपका क्या है, 2 लाख रुपए क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 लाख रुपए टैक्स बन रहा है। अब आप गए डीएलबी के क्षेत्रीय उपनिदेशक के पास, किसके पास के जाते हैं, अभी बताया देखा था ना आपने, क्षेत्रीय उपनिदेशक के पास। उसको जाके क्या करते हो, आप शिकायत करते हो कि साहब मेरा 2 लाख रुपए टैक्स नहीं बन रहा है, आप दोबारा से एक बार के लिए प्लीज चेक कर लो, मेरी आपसे एक अपील है, आप क्या दोबारा से एक बार चेक कर लो। इस कंडीशन में क्या होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, इसका चेक करेगा कि देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, तो क्या देखेगा टैक्स को कि टैक्स किस प्रकार से नहीं है। उसने क्या किया, टैक्स देखा और मान ली 1 साल तक का उसमें टाइम पीरियड लग गया, 6 महीने तक का टाइम पीरियड लग गया। उसके बाद वो बोलेगा कि साहब आपका टैक्स गलत है, तो आप एक काम करो, 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है आपका, क्या करो आप 1 लाख रुपए टैक्स दे दो। ये तो कंडीशन है एकदम सही सही केस के अंदर हमने देख लिया। आमतौर पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। नाजायज फायदा कैसे उठाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी का 10 लाख का, किसी 50 लाख का टैक्स बन रहा है मान लो, है ना। अब उसको पता है मेरे को आज ही 50 लाख टैक्स भरना पड़ेगा, क्यों ना मैं इससे अच्छा मैं क्या करूं, अपील कर दूं। अपील कर दूंगा तो सुनवाई होगी, ये होगा वो होगा, मेरे को लगभग साल का टाइम मिल जाएगा। और साल के अंदर 50 लाख में ब्याज ब्याज देखो तो वही बहुत है मेरे लिए। इसलिए लोग ऐसा न करें, है ना, ऐसा दुरुपयोग न करें इस शक्ति का। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक सिस्टम कर दिया कि आपको अपील करनी है ना, कोई बात नहीं, आपके 2 लाख रुपए का केस है, ठीक है, आप एक काम करो, 25% पैसा तो अभी भरो। पहले तो क्या करो, 25% पैसा तो अभी का अभी भरो, उसके बाद देखेंगे सुनवाई के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या भरना पड़ता है, 25% पैसा, यानी कि अभी आपको क्या करना भरना पड़ेगा, 50,000 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, अभी का अभी भरना पड़ेंगे। ये होता है इस धारा के अंदर। देखो, कर निर्धारण की पूर्व सूचना प्राप्त होने पर 30 दिन में अपील की जा सकती है। मान लीजिए आपके पास में कोई आ गया कि आपने सूचना लगाई कि आपके टैक्स के लिए आया कि आप 2 लाख रुपए भरने हैं, आपने क्या कर दिया, उसमें से 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सूचना दे सकते हो। जैसे आपको 11 तारीख को आपको सूचना आई कि आपको टैक्स भरना 2 लाख रुपए, अब आप क्या करोगे, अगले 30 दिनों के अंदर इसको ऐड कर लो, और इतने दिनों के अंदर क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। यदि कर में परिवर्तन किया गया तो परिवर्तन की सूचना 30 दिन के अंदर आपको दे दी जाएगी। यदि नोटिस न दिया गया हो तो प्रथम मांग से 30 दिन के बीच में, यानी कि अगर आपको कर निर्धारण के लिए आपको नोटिस नहीं दिया गया तो आप जिस दिन पहली बार मांग की है उस दिन से 30 दिन के अंदर, कुल मिलाकर 30 दिन आपको ध्यान रखना है। अपील करने से पूर्व आवेदक को विचाराधीन को 25% कर जमा कराना होगा। कितना कराना होगा, 25% टैक्स उसको पहले ही जमा कराना होगा। चाहे आपने गलत है चाहे सही है, वो आगे कर लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए 25% कर तो जमा करवाना ही करवाना होगा। यहाँ तक क्या ही बातें समझे, मेन मुख्यतः क्या बात है, ये कहने का मतलब ये कि आपके पास अगर मान लो कोई एक ऐसा नोटिस आता है, नोटिस आए चाहे नहीं आए, आपके पास 30 दिन है। कैसे 30 दिन है, अगर आपका नोटिस आ गई, सूचना प्राप्त होगी तो उसके 30 दिनों के अंदर अगर परिवर्तन किया गया हो, अगर मान यदि कर के निर्धारण में कोई परिवर्तन किया गया तो आप 30 दिनों के अंदर सूचना मांग सकते हो, जाकर के अपील कर सकते हो। यदि नोटिस न दिया गया तो प्रथम मांग से आप 30 दिनों के अंदर क्या कर सकते हो, पहली बार जब होती है उसी दिन से आप क्या कर सकते हो, 30 दिनों के अंदर, कुल मिला के 30 दिन आपको याद रखना है कि 30 दिनों के अंदर हमें क्या करनी होती है, अपील करनी होती है। आपने अपील कर दी तो अपील के साथ साथ आपको 25% राशि एडवांस में जमा करवानी करवानी है। वो बाद में देखेंगे कि कितना आपसे टैक्स है कितना टैक्स नहीं है, जो भी है, लेकिन आपको एक बार के लिए 25% राशि भरवानी ही भरवानी। यहाँ तक ये बातें समझ आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, धारा नंबर 123। धारा नंबर 123 बताती है खर्चे। खर्चे किसे, व्यय, है ना। देखो इसमें मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अपीलीय अधिकारी है। कौन है, ये अपीलीय अधिकारी है। इस अधिकारी के पास दो लोग पहुंचे, एक कौन पहुंचा, नगर पालिका, एक कौन पहुंचा, पर्सन।
पर्सन हो गया रमेश। रमेश पहुंच गया नगर पालिका के खिलाफ अपने फाइल लगवाने के लिए कि भाई मैं अपील करता हूं अपीलीय अधिकारी के पास में। अब अपीलीय अधिकारी को ऐसा लगता है कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं ये बंदा इनोसेंट है, इसको बेवजह फंसा रहे हैं कौन, बेवजह तंग कर रहे हैं कौन, नगर पालिका अधिकारी नियम दिखा दिखा करके इसको बेवजह क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसको, रमेश को। तो जैसे ही इसका अपीलीय अधिकारी का जब फैसला आएगा तो वो आते टाइम साथ में एक चीज और भी बोल सकता है, आप क्या करोगे नगर पालिका जी, आप एक काम करोगे, आपने रमेश को बेवजह ही क्या किया है, परेशान किया है। उसने आपने फालतू काम का उसको टैक्स बता करके भेज दिया। इस वजह से उस बंदे को अपील करनी पड़ी, अपील करते टाइम उसको पैसे देने पड़े। उसके साथ-साथ में इस बंदे को इतना कानूनी पड़पंच में पड़ा रहा। 6 महीने तक, साल तक इसका पैसे ब्लॉक पड़ रहे। आप क्या करोगे, इसको कुछ जुर्माना दोगे। जितना भी उसका खर्चा है, वो क्या करोगे, आप इसको प्रोवाइड कराओगे। या फिर रमेश से ऐसा बोला जा सकता है, रमेश तूने बेकाम का क्या किया था, फालतू काम का है, तुमने क्या किया, इनका टाइम वेस्ट किया, नगर पालिका का टाइम वेस्ट किया हमारा, तो इतना टैक्स बन रहा था, तुमने टैक्स नहीं दिया और अब तुम बेवजह ही आप क्या कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, इस इन नियमों का गलत फायदा उठा रहे हो। तो अपीलीय अधिकारी रमेश को भी जुर्माना देने के लिए बोल सकता है कि आप नगर पालिका को क्या दोगे, खर्चा दोगे, जुर्माना दोगे। यही धारा के अंदर लिखा गया है, समझो इस चीज को। खर्चा या लागत, अपील निर्धारण करने वाला अधिकारी खर्चे दिला सकता है। यदि नगर पालिका को खर्चे दिलाए गए हों तो इस कानून के अंतर्गत वसूले जा सकते हैं। यदि अन्य व्यक्ति को खर्चे दिलाए गए हों तो 30 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका को भुगतान करेगी। क्या करेगी, नगर पालिका को भुगतान करेगी। अच्छा, एक बात समझिए आप लोग, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, जैसे रमेश था अपने केस के अंदर, रमेश के साथ ऐसा सीन हुआ कि उसने नगर पालिका से कहा, अपीलीय अधिकारी से कहा कि मेरे तो इन्होंने रुपए धक्के से लगा दिए, इन्होंने फिर खूब सारा खर्चा लग गया, ऐसा लग गया, वैसा लग गया। अपीलीय अधिकारी ने नगर पालिका को निर्देश जारी किया कि आप एक काम करो, जाकर के उनको पैसे दो, कंपनसेशन दो, नगर पालिका देने में असमर्थ है। तो अपीलीय अधिकारी डायरेक्ट नगर पालिका निधि से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोल सकती है। ये बात भी आप ध्यान रखना। यदि नगर पालिका 30 दिन में भुगतान करने में असफल रहती है तो अपीलीय अधिकारी म्युनिसिपल एक्ट से भुगतान करने के लिए कह सकते हैं, फंड से ना, म्युनिसिपल फंड से क्या कर सकती है, भुगतान करने के लिए कह सकती है। समझा गया, इस एक्ट के थ्रू जो पावर उसको। तो 123 के अंदर क्या बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति को नगर पालिका अगर जानबूझ के परेशान करी है, या कोई व्यक्ति है जो नगर पालिका के नियम कानूनों से नगर पालिका को परेशान करने की कोशिश करता है, तो अपीलीय अधिकारी क्या कर सकता है, इसके बारे में किसी पे भी जुर्माना लगा सकता है। उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका को पैसा देना होगा अगर उसने कुछ फालतू काम का परेशान किया है। और अगर नगर पालिका के ऊपर पैसे की बारी आती है तो 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका को उस व्यक्ति को, उक्त व्यक्ति को खर्चा देना पड़ेगा। अगर भुगतान नहीं कर पाती है नगर पालिका, तो अपीलीय अधिकारी डायरेक्ट म्युनिसिपल एक्ट का यूज करते हुए नगर पालिका निधि से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ तक आगे बातें समझ में, ठीक है। धारा नंबर 123 खत्म हो, आ जाते हैं धारा नंबर 124, कराधान के मामले में सिविल और दंडिक न्यायालयों की अधिकारियों का वर्जन। सिंपल सी बात है, पहले पढ़ते हैं इसको। कर निर्धारण अपील संबंधी मामले को इस कानून में प्रावधानों के अतिरिक्त चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सिंपल सी बात होगी, अगर मान लीजिए अपीलीय अधिकारी ने या फिर जो अपने कर निर्धारक अधिकारी था, उसने जाकर के निर्धारण कर दिया अपने विवेक से कि इसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसके एक बार फैसला करने के बाद में उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आप अपीलीय अधिकारी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये इस धारा के अंदर बताया गया है। हाँ, आप जाकर के खुद रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर देखिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने सारा कुछ देख लिया, हो सकता है आपसे थोड़ी गलती रह गई हो, आप एक बार के लिए मेरी पुनः समीक्षा कर लीजिए, आप एक बार दोबारा से मेरी फाइल को पढ़ लीजिए, शायद हो सकता है आप कुछ पढ़ने मिस्टेक कर दी हो, मेरे इतना टैक्स नहीं बन रहा है। अगर अधिकारी खुद चाहे तो खुद अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है, नगर पालिका में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्या बताया गया है, कर निर्धारण या अपील संबंधी मामले को इस कानून के प्रावधानों में अतिरिक्त चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपील अधिकारी का निर्णय क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। लेकिन अपील अधिकारी स्वयं क्या कर सकता है, आवेदन पर अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है। समझाई बात, भाई आपने जाकर के अपीलीय अधिकारी को बता दिया कि साहब मेरा इतना टैक्स बन रहा है। अपीलीय अधिकारी ने देखा कि हाँ यार टैक्स नगर पालिका ने उसे ही बन रहा है, उन्होंने बोला अरे आपके आपके 1 लाख का टैक्स बन रहा है, नगर पालिका ने बोला 2 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, आपके तो सही है 2 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, आपको 2 लाख रुपए टैक्स भराना होगा। तो आप इस फैसले को जाकर के कहीं पे भी चुनौती नहीं दे सकते। ये अपीलीय अधिकारी का जो भी फैसला होगा, अपील अधिकारी का वही क्या होगा, अंतिम फैसला होगा। ये इस धारा के अंदर बताया गया है। हाँ, अगर आप खुद रिक्वेस्ट करें कि सर आप एक बार दोबारा से फाइल को देखो, इससे आपको वापस से पढ़ने को मिल जाएगा, तब अगर ये खुद चाहे अपील अधिकारी स्वयं
अपने स्वयं या फिर आवेदन करने पर आदेश की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकते हैं, हाँ यार ये गलत लगा हुआ है, सही लगा हुआ है, जो भी है। धारा नंबर 124। धारा नंबर 125 के बारे में देखते हैं। व्यावर्तियां, व्यावर्तियों को समझते हैं। यदि व्यक्ति से कर का भुगतान ले लिया जाए तो इसे स्वामित्व का अधिकार नहीं माना जाता है। कर निर्धारण आदेश में लिपिकीय त्रुटियां होने पर आदेश अमान्य नहीं होगा। देखो सिंपल समझो इस चीज को। मान लीजिए आपका नाम है रौनक, RAUNA। क्या नाम आपका? रौनक नाम है। आपका नाम हिंदी में है रौनक। अब क्या है, आपके पास में एक टैक्स के लिए लेटर आता है, उसके अंदर लिखा होता है नाम, है ना, नाम। नाम में लिख दिया जाता है RONAK, और ये हिंदी में लिख दिया, या फिर हिंदी में लिख दिया जाएगा रौनक, है ना। ये धारा ये कहती है कि अगर लिपि की है, क्लरिकल कोई त्रुटि होती है, लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चित होकर बैठे रहोगे कि ना साहब हमारे तो ये आए नहीं, हमारे तो नोटिस ही नहीं है, ये हमारा नाम तो ये है, इन्होंने तो गलत लिखा हुआ है, तो मतलब हमारा टैक्स भर नहीं सकता। इन्होंने कहा वो त्रुटियां नहीं मानी जाएगी। अगर आपके घर पे आया है, आपके पास ऐसा कुछ आया, तो आप क्या करो, जाकर के उस टैक्स को भर के आओगे। कल को आप ये नहीं कह सकते साहब इसमें मेरे वाले तो एक मात्रा, इसमें दो मात्राएं है, कैसे है। इस प्रकार की त्रुटियों से कोई कर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर निर्धारण आदेश में लिपि या त्रुटियां होने पर आदेश अमान्य नहीं होगा, वो आपको वैसा का वैसा ही भरना ही पड़ेगा। नंबर 2 बात, मान लीजिए आपका नाम रौनक है और मैंने क्या किया, मेरा नाम राजेश है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा जो टैक्स भरना था, मेरे घर का जो टैक्स भरना था, या मेरा जो भी कलेक्शन था, वो क्या हुआ, आपके नाम पे हो गया। मतलब गलती से वहां पे राजेश की जगह क्या लिख दिया, रौनक लिख दिया, और आपके घर पे भेज दिया वो टैक्स। आपने क्या किया, आपने देखा अच्छा ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी का ये चीजें हैं, टैक्स भरना है, आपने क्या किया, जाकर के टैक्स भर दिया। टैक्स भरने के बाद आपने, आपका गवर्नमेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया कि हाँ इस प्रॉपर्टी का टैक्स मैं भर रहा हूँ। अब आप जाकर के ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाकर के कहीं दिखा दो कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है। उस डॉक्यूमेंट का आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो फिर, ठीक है। आपके पास अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप जाके राजेश को बता के हो कि भाई राजेश आपकी ये प्रॉपर्टी है, गलती से इन्होंने मेरा नाम लिख दिया, अपन चल के इसको सही करवाते हैं, आप अपना टैक्स भरो। ऐसा नहीं कि आप देखा अच्छा मेरा नाम आ गया, फटाफट से मैं भर देता हूँ टैक्स और ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये भी नहीं होगा। ये बताया गया यदि व्यक्ति से कर का भुगतान ले लिया गया है, मान लो कोई व्यक्ति उससे कर का भुगतान ले लिया गया है, तो उसे स्वामित्व का अधिकारी नहीं माना जाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या है, कर निर्धारण आदेश में, किसमें, कर निर्धारण आदेश में लिपिकीय त्रुटियां होने पर आदेश क्या होगा, अमान्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या है बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, धारा नंबर 126। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका के निवासी से जानकारी मांग सकती है। क्या कर सकती है, जानकारी मांग सकती है। सिंपल सा, इसको पहले समझते हैं उसके बाद पढ़ेंगे इसको। मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई एक प्रॉपर्टी है ना, जैसे मान लो ये प्रॉपर्टी है, कोई ए प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के 4 बेटे थे, उन 4 बेटों में से करके ऐसे मार दिया। इस बेटे को क्या कर दिया, प्रॉपर्टी दे दी थी, ये बेटा पहले मर गया। उसके बाद इसके आगे 4 बेटे थे, 3 बेटे थे, इस बेटे के नाम थी, ये बेटा विदेश चला गया। उसके बाद इसके आगे 2 बेटे थे, इनमें से एक बेटा यहाँ पे रह रहा है, इसने इसको किराए पे दे दिया। अब ये प्रॉपर्टी बची इसके बाद व्यक्ति के पास में, व्यक्ति यहाँ पे ये रह रहा है। अब नाम किसकी थी, मेन ये एक है, लेकिन आगे इतने बट गए, इतनी शाखाएं बन गई। अब नगर पालिका को समझ नहीं आ रहा कि हमें टैक्स लेना किससे, एक्चुअल में हम टैक्स कलेक्ट किससे करें। अब वो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या क्या सूचनाएं मांग सकते हैं ये बताइए। वो क्या करें, अब डायरेक्ट ऐसे तो जाएंगे नहीं, वो क्या सीधे इसके बाद जाएंगे जो यहाँ पे उपभोगी है, उसका जाए कहेंगे ला भी टैक्स ला। वो बोलेगा मैं टैक्स कहाँ से ला दूं, मैं तो बता किसके नाम है प्रॉपर्टी। अब वो हायरार्की यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बंदा भरेगा, ये बंदा भरेगा, ये बंदा भरेगा, ये बंदा भरेगा। ये धारा बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड है। समझ आ गई चीज, ये समझ में आ गया आपको, तो अब आपको अगली वाली लाइनें भी पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। देखो, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी या नगर पालिका के निवासी से क्या कर सकते हैं, जानकारी मांग सकती है। क्या मांग सकती है, स्वामी का नाम या पता मांग सकती है, बता भी या टैक्स नंबर, या फिर मेरे को क्या पता तुम्हारे स्वामी का नाम पता बता। या फिर निवासी खुद क्या लगा सकते इस पे, उत्तरदायी कर रहा होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कह दे कि मैं सूचना नहीं दे पा रहा हूँ ढंग से, या कह दिया कि नहीं मेरे को तो पता नहीं है कौन है उनके, वो तो अंकल थे, वो तो विदेश चले गए थे, मेरे को तो नहीं पता इसके बारे में, तो नहीं पता तो टैक्स तू देगा, सिंपल सी बात है। यदि वह उत्तरदायी है तो किस राशि पर टैक्स लिया जाएगा ये भी बताना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके, मान लीजिए अपन ने अभी यहाँ पे कंडीशन देखी थी ना, ये फाइनल बंदा है, ठीक है। इस बंदे ने कहा कि भाई साहब जो जब प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी का मैं तो 25% हिस्सा ले रहा हूँ,
बाकी सब तो मेरे पास है नहीं, बाकी तो इसके पास है, इस पर्सन के पास में। तो वो खुद भी ये बताएगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी में जिसका उपभोग कर रहा हूँ उसका 25% का मैं उपभोग कर रहा हूँ, तो ये खुद ही बताएगा बंदा कि मैं इतने की राशि दूंगा। कुल मिला के ये बात ये है कि नगर पालिका को जब पता नहीं लगता ना, वो एक जो बंदा वहां पे रह रहा है उसी को जाके पकड़ेगी कि तुम बता अब कि क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे नहीं हो रहा है, कौन इसका मालिक है, कौन कौन मालिक है, तू कितने का उपभोग कर रहा है, उसके लिए कितने रुपए लगेंगे, सब सारी चीजें इसी बंदे से जानकारी लेते हैं वो। ये इसके अंदर बताया गया है। यदि वह उत्तरदायी है तो किस राशि पर कर लिया जाएगा, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी तुम यूज करो। यदि कोई व्यक्ति सूचना नहीं देता या गलत सूचना देता तो 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस पे। उसको बोले तुम गलत सूचना दे रहा, कोई बात नहीं, एक काम कर, 1000 रुपए दे। मान लो कोई मकान है, ठीक है, मकान किसी का एक पुश्तैनी मकान था, पहले कोई और रहता था, फिर और कोई रहता था, कोई मर गया, फिर उधर चला गया, फिर उधर चला गया, ऐसे करते 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 फाइनली क्या होता है, एक बंदा आके उसमें रहने लग जाता है। नगर पालिका के अधिकारी आते हैं, आकर के उसे टैक्स भरा। वो मैं क्यों टैक्स भराऊं, कि तू यहाँ पे रह रहा है इसलिए टैक्स नहीं भरेगा। तो बोला मैं नहीं रह रहा, मैं तो उसके यहाँ पे रह रहा हूँ, उसने ऐसे लिया था। तो जानकारी अब किससे ली जाएगी, उसी बंदे से ली जाएगी। अगर वो बंदा ढंग से जानकारी नहीं देता है, तो जो टैक्स होगा वो तो लिए लिया जाएगा, प्लस साथ में उसमें 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, धारा नंबर 127। धारा नंबर 127 बिल्कुल सिंपल सी धारा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा, वह किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। वही सिंपल सी बात है, कर को लेगा कौन, है ना, कर इकट्ठा करने का काम होगा किसका, कर लेने का काम किसका होगा, मुख्य संग्रहण अधिकारी का होगा। वही क्या करेगा, कर को कलेक्ट करेगा और वही क्या करेगा, सारे सारे काम करेगा। अगर वो खुद नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है, किसी अपने नीचे अधिकारी को अपॉइंट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो खुद करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो क्या करेगा, किसी को दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी अपन फटाफट से देख लेते हैं वापस, ताकि आप लोगों को इसका जो चीजें, नंबर 121 से, है ना, और 20 तक पहले पढ़ चुके हैं। धारा नंबर 121, धारा नंबर 121 क्या कहती है, अगर आपको कर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका निगम है, तब तो आप क्या करोगे, डीएलबी के उपनिदेशक, क्षेत्रीय उपनिदेशक को जाकर के अपनी सूचना दोगे। अगर निगम है तो आप किसको दोगे, आयुक्त को जाकर के सूचना दोगे। तो यहाँ तक चीजें समझ आएगी। 122 नंबर धारा क्या कहती है कि अपील करने की समय सीमा क्या है ना, कि अगर मान लो अपील करनी है आपको तो समय सीमा क्या रहेगी। तो मुख्यतः आपको ध्यान रखना, 30 दिन के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी। आपने 30 दिन के अंदर अपील कर दी, आपके जो नोटिस गया उससे आपने 30 दिन पहले अपील कर दी, ठीक है, आप अपील कर दोगे तो बहुत बढ़िया था। लेकिन आपको यहाँ पे पैसा कितना एडवांस जमा कराना पड़ेगा, 25%। समझिए ना क्यों करवाना पड़ेगा, ताकि जो फॉल्स अपना टाइम जो खराब करते हैं उन लोगों की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। 122 नंबर धारा में क्या बताएगा कि आपको 25% पहले आपको जमा कराना ही कराना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा था धारा नंबर 123। धारा नंबर 123 में क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बेवजह ही नगर पालिका ने टाइम खराब किया है, बेवजह उसको भारी भरकम टैक्स का नोटिस भेज दिया है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति का जितना भी खर्चा लगेगा, कानूनी खर्चा लगेगा, उसको मेंटली जो टॉर्चर हुआ होगा उसका कंपनसेशन दिलाया जाएगा, किसके द्वारा, अपीलीय अधिकारी द्वारा। और अगर किसी व्यक्ति ने धक्के से टाइम खराब किया है नगर पालिका का और अपीलीय अधिकारी का, उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, इनसे भी पैसा वसूला जा सकता है। कितने दिनों के अंदर पैसा देना होगा, 30 दिनों के अंदर इनको आपस में पैसा देना होगा। अगर नगर पालिका नहीं देती है 30 दिनों के अंदर पैसा, तो ये क्या कर सकता है, नगर पालिका निधि से डायरेक्ट पैसा निकालने के लिए आदेश दे सकता है। धारा नंबर 123 होगी। धारा नंबर 124 क्या बताती है कि कर का निर्धारण के मामले में प्रावधान में अतिरिक्त चुनौती नहीं दी जा सकती है। सिंपल सा बताया था कि अगर आपके कर का निर्धारण हो चुका है तो आप क्या नहीं कर सकते, इसको वापस से चुनौती कहीं पे भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर अपीलीय अधिकारी चाहे तो स्वयं क्या कर सकता है, अपने जो भी इसने फैसला दिया इसका क्या कर सकता है, स्वयं इसका अवलोकन कर सकता है, स्वयं क्या कर सकता है, इसकी समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखा था हमने, व्यावर्तियां। यदि व्यक्ति से कर का भुगतान ले लिया जाए तो उसका स्वामित्व, उसका अधिकार नहीं माना जाएगा। अभी ये बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से अगर कर ले लिया गया है, गलती से कर ले लिया गया है कोई दूसरी प्रॉपर्टी का बता करके, तो ऐसा नहीं हो कल को बोलेगा अरे आपने मेरे से टैक्स लिया था, मैं तो इस प्रॉपर्टी का क्या हूँ, मालिक हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते। या फिर आपके जो नोटिस आया है उसके अंदर वो लिपि की त्रुटि है, आपके नाम में थोड़ी बहुत गलती आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं मेरे नाम की तो स्पेलिंग गलत है, ये तो मैं तो हूँ नहीं, ये व्यक्ति किसी और का होगा शायद। तो ये सब धाराएं किसके अंदर बताई गई है, 125 के अंदर। 126 नंबर धारा, नगर पालिका अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका के निवासी से जानकारी मांग सकती है, स्वामी का नाम पता मांग सकती है, निवासी के लिए कौन उत्तरदायी होगा कर के लिए उसकी जानकारी मांग सकती है। यदि वह उत्तरदायी है तो किस राशि के लिए उत्तरदायी है वो से जानकारी मांग सकती है। अगर कोई व्यक्ति इसकी जानकारी सही नहीं देता है या फिर जानकारी देने का अभाव दिखाता है या फिर आनाकानी करता है किसी प्रकार से, तो वो क्या कर सकता है, इस पे 1000 रुपए तक का क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना धारा नंबर 127।
धारा नंबर 127 में सिंपल सी बात कही गई है कि करों को वसूलने का काम करेगा कौन? तो कर को वसूलने का काम कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्रय कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा, या वह किसी अन्य अधिकारी को क्या कर सकता है, ये काम सौंप सकता है। यहाँ तक कि अपन पढ़ चुके हैं धारा 127 तक। हाँ? धारा 127 अपन 101 से लगे थे, 2 क्लासेस में लगभग अपने 27 धारा पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने को 140 नंबर धाराएं तक पूरी पूरी पढ़नी है। टोटल 40 धाराएं खत्म होने के बाद अपना अध्याय नंबर 7 भी पूरा हो जाएगा। अध्याय नंबर 7 बेसिकली राजस्व पर आधारित है, जिसके अंदर हम उसके जो कर हैं उनसे संबंधित चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मैं तो ये ध्यान रखना है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्व से संबंधित कौन सा अध्याय है? तो कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 7। या इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट धारा बन सकती है आपके कि बताओ कर का निर्धारण होता है, उसकी प्रोसीजर कौन सी धारा में लिखा हुआ है? तो 108 और 109 नंबर धारा में लिखा हुआ है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या अपीलीय अधिकारी के फैसले के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो भाई नहीं दी जा सकती है। या आपसे ऐसा कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी अमाउंट उनको पहले भरवानी होगी, अगर वो अपीलीय अधिकारी के पास जाता भी है तो भी, तो कितनी भरवानी होगी? 25% भरानी होगी। इसके साथ पूछा जा सकता है, अगर नगर पालिका बोर्ड में है तो वो शिकायत किसके पास जमा कराएगा? तो डीएलबी के क्षेत्रीय उपनिदेशक के पास कराएगा। अगर वो नगर पालिका परिषद में या नगर परिषद में तो वो किसके पास जाएगा? डीएलबी के उपनिदेशक के पास, क्षेत्रीय उपनिदेशक के पास जाएगा। ठीक है, और अगर वो नगर निगम में है तो आयुक्त के पास जाकर के उसकी सूचना दे सकते हैं। अच्छा, चुनौती दे नहीं सकते, लेकिन वो खुद क्या कर सकता है, अपने हिसाब से समीक्षा कर सकता है। तो मोटा मोटा तौर पर आपको समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर, है ना? आप ये चीजें समझ गए तो आपको क्या हो जाएगा, चीजें आराम से इजी होने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ी धाराएं लगभग अपन 127 कर चुके हैं। लगभग अपने टोटल कुल मिलाकर के 200 सवा 200 के आसपास धाराएं मेन पढ़नी है, बाकी आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आपका टाइम टू टाइम सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आगे की जो प्रोसीजर होगा उसको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।